नमस्ते दोस्तों। तो आज जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाली हूँ ना, उसमें दो लोगों का मर्डर हो जाता है और जब पुलिस को उस मर्डर की वजह पता चलती है तो पुलिस उस खूनी को अरेस्ट नहीं करती। आखिर क्यों? तो इसका जवाब तो तुम्हें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दीपक को दिखाया जाता है जो एक पैर से अपाहिज होता है। दीपक को उसका दोस्त कॉल करके बोलता है कि मेरा बेटा गुरु एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, पर उसकी मम्मी नहीं चाहती कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने क्योंकि पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती, वहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ और मैं गुरु को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। और थोड़ी ही देर बाद दीपक गुरु के पास आता है और यहाँ पर दीपक ही केवल अपने बारे में बताया जा रहा था। तो दीपक गुरु से बोलता है कि तुम चाय पीकर जा सकते हो क्योंकि जब से तुम आए हो केवल मैं ही बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर फाइनली गुरु बोलता है दीपक से कि आप 5 साल पहले एक साइको किलर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उस खूनी का क्या हुआ? क्या वह पकड़ा गया? और आप प्लीज मुझे साइको किलर की स्टोरी सुनाए क्योंकि इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और इसके बाद दीपक उस साइको किलर की कहानी सुनाने लगता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 5 साल पीछे यानी 2016 में। और यहाँ पर सीन आता है रात की 2 बजे जहाँ पर 3 लड़के बियर पीकर मस्त चिल करते हुए अपनी कार से जा रहे थे जिनका नाम था राहुल, मोनू और पवन। पर तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है और जैसे ही ये घबराते हुए नीचे उतरते हैं तो ये देखते हैं कि उस लड़के की गाड़ी से टकराने के कारण मौत हो गई है। तो ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो उसमें से एक मोनू नाम का लड़का बोलता है कि ये तो मर गया है और हमें इसे यहीं छोड़कर यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो हमारी बैंड बच जाएगी। पर वहीं पर उसका दोस्त राहुल बोलता है कि नहीं, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि इस कॉलोनी के लोगों को अच्छे से पता है कि इस रोड से सबसे लेट गाड़ी हमारी ही जाती है और सीधा शक अपने ऊपर ही आएगा। तो ये तीनों उस बॉडी को अपनी डिक्की में रख लेते हैं, आई मीन गाड़ी की डिक्की में। और साथ ही में राहुल बोलता है कि कल सुबह हम इसे ठिकाने लगा देंगे और फिर ये तीनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पर सुबह 9 बजे दीपक स्टेशन पहुंचा था और कल रात दीपक अपना मोबाइल फोन पुलिस स्टेशन में ही भूल गया था जिस कारण से उसका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया था। खैर उसके बाद कांस्टेबल दीपक को बताता है कि एक पेपर वाले को एक लाश मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि उस शख्स ने गोली मारकर अपने आप को मारा है और जिसकी लाश मिली है उसका नाम क्रिश होता है। और साथ में ही वो पेपर वाला बोलता है कि सर लाश के पास में एक सफेद कार भी खड़ी थी। और इसके बाद दीपक कांस्टेबल का मोबाइल लेकर फॉरेंसिक टीम वालों को फोन करता है। तो दीपक को पता चलता है कि उस रात तेज बारिश होने के कारण जो क्रिश के हाथ में गन थी उसमें से फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। तो ये बताना मुश्किल है कि दीपक ने सुसाइड किया या उसको किसी ने मारा है बंदूक से। और इसके बाद दीपक क्राइम सीन पर जाता है यानी जहाँ पर क्रिश की बॉडी मिली थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात पुलिस इंस्पेक्टर गौरव से होती है। और गौरव का ये नौकरी का पहला दिन होता है आज। और पड़ोसियों के द्वारा पता चलता है कि इस रोड से देर रात तक 3 लड़के रोज गाड़ी से निकलते हैं और वो लड़के काफी बदमाश टाइप के होते हैं और ये 3 लड़के वही होते हैं। तो गौरव दीपक से बोलता है कि सर हमें इन तीनों लड़कों से पूछताछ करना चाहिए क्योंकि हमें इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके बाद ये तीनों लड़कों के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर दीपक बहाना बनाते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम्हारे घर के पास में एक चोरी हो गई है तो हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। और तलाशी करने के बावजूद भी इनको घर में से कुछ नहीं मिलता। तो इसके बाद दीपक और गौरव ये जाने लगते हैं। पर तभी दीपक की नजर उन तीनों लड़कों की गाड़ी पर जाती है। तो दीपक उनसे डिक्की खोलने के लिए बोलता है पर वो तीनों लड़के बहाने बनाते हैं कि सर पता नहीं चाबी कहाँ है वगैरह वगैरह। पर यहाँ पर गौरव अपनी टेक्निक से डिक्की खोल लेता है और जैसे ही दीपक डिक्की को देखता है तो डिक्की में कुछ नहीं था यानी डिक्की खाली थी। और जब इन तीनों लड़कों को पता चलता है कि डिक्की खाली है तो इनके पैरों में से जमीन खिसक जाती है क्योंकि इन्होंने अभी तक उस बॉडी को गायब नहीं किया था, वो करने वाले थे। पर अचानक ही डिक्की में से बॉडी गायब हो जाती है तो वो सोचते हैं कि आखिर बॉडी गई तो गई कहाँ। और इसके बाद दीपक इन तीनों लड़कों पे शक करता है क्योंकि ये काफी ज्यादा डरे हुए थे और दीपक को लगता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। और इसके बाद दीपक को एक कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि सरोजनी अपार्टमेंट में से एक ज्योति नाम की लड़की कल रात से मिसिंग है। तो दीपक और गौरव ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ज्योति की बचपन की फ्रेंड वैष्णवी बताती है कि सर मैं आज सुबह ही 6:45 पर चेन्नई से यहाँ आई हूँ और जैसे ही मैं अंदर आई मुझे ज्योति कहीं पर भी नहीं मिली और साथ में ही फर्श पर पूरा खून पड़ा हुआ था। तो मैंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। और इसके बाद दीपक पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछता है कि क्या ज्योति ने कुछ दिन पहले कुछ कंप्लेन लिखवाई थी। तो कांस्टेबल बोलता है कि हाँ सर, 10 दिन पहले ज्योति ने एक मोनू नाम के लड़के के ऊपर कंप्लेन तो लिखाई थी छेड़ाछाड़ी करने के जुर्म में। और इसके बाद दीपक ये तलाशता है कि आखिर ये मोनू है कौन। और दीपक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मोनू नाम का केवल इस कॉलोनी में एक ही लड़का है और वो मोनू और कोई नहीं उन तीनों लड़कों में से कोई एक होता है। और इसके बाद दीपक उन तीनों लड़कों के घर जाता है पूछताछ करने के लिए।
पर वो वहाँ पर देखता है कि उन तीनों लड़कों के साथ में वो पेपर वाला भी मौजूद था। एक सेकेंड, ये पेपर वाला वहाँ क्या कर रहा है? तो वो वहाँ क्या कर रहा है ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। खैर उसके बाद दीपक उन तीनों लड़कों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और इसके बाद दीपक मोनू को ज्योति की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है? मोनू बोलता है कि हाँ सर, मैंने एक बार इसे देखा तो है। एक्चुअली में गलती से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर पूरी गलती ज्योति की होती है। तो ज्योति वहाँ से सॉरी बोलकर निकल जाती है और फिर उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा सर। तो दीपक बोलता है क्या तुम्हें मालूम है ज्योति ने तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ की कंप्लेन लिखवाई है? तो यहाँ मोनू डरते हुए बोलता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो केवल एक ही बार मिला था ज्योति से और हमारी केवल कैजुअल मुलाकात हुई थी, तो उसने कंप्लेन लिखवा दी, समझ नहीं आ रहा सर। और इसके बाद दीपक और गौरव ये दोबारा जाते हैं ज्योति के अपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी उन दोनों को बताता है कि मैंने कुछ दिन पहले ज्योति को एक लड़के के साथ में देखा था और ज्योति ने उसे अपना मंगेतर बताया था। और उसके बाद दीपक और गौरव वहाँ से जाने लगते हैं, पर वहीं पर उनको कुछ कॉलेज के बच्चे दिखते हैं जो कैमरा लेकर सोसाइटी के अंदर शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उनको मना कर रहा था। और वो सिक्योरिटी गार्ड दीपक से बोलता है कि सर देखो ना, ये रोज यहाँ आ जाते हैं कैमरा लेकर, कभी वीडियो बनाते हैं, कभी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। तो इसके बाद दीपक उनका कैमरा अपने पास रख लेता है और वो पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहीं पर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था। वो अपने बेटे का फोटो और नाम बताता है और ये देखकर दीपक समझ जाता है कि जिसकी ये मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं वो और कोई नहीं कृषि होता है, जिसकी बॉडी मिली थी गन के साथ में। तो दीपक उनको बोलता है कि सर अब आपका बेटा नहीं रहा, उसके केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसने सुसाइड किया है या उसका किसी ने मर्डर किया है। और ये सुनने के बाद वो शख्स टूट जाता है क्योंकि वो उसका इकलौता लड़का था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दीपक के घर में। और यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि दीपक एकदम अकेला रहता था और वहाँ पर दीपक को कांस्टेबल का कॉल आता है। कांस्टेबल बोलता है कि सर सुबह आप जो कैमरा ले गए थे उन बच्चों का, वो अभी अपना कैमरा मांग रहे हैं। तो दीपक बोलता है कि अच्छा, तुम उन्हें मेरे घर पहुंचा दो कैमरा लेने के लिए। और इस दौरान दीपक उस कैमरे में से कुछ वीडियोस देखता है। तो उसको एक वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि वैष्णवी रात में ही ज्योति के अपार्टमेंट में आ गई थी, पर वैष्णवी झूठ बोल रही थी कि वो सुबह ही चेन्नई से आई है। और इसके बाद दीपक गौरव को बुलाता है, ये सारी बातें बताता है और फिर ये दोनों वैष्णवी को कॉल करते हैं, पर वैष्णवी उनका फोन नहीं उठाती। तो गौरव बोलता है कि सर हो सकता है वैष्णवी भागने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों उसको बस स्टेशन पर देखने के लिए जाते हैं, पर वो यहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। तो ये वापस उदास होकर पुलिस स्टेशन की ओर लौट रहे थे, पर तभी उनको वहाँ पर मोनू दिखता है और मोनू दीपक को सारा सच बताता है कि सर जिस दिन आप गाड़ी की डिक्की चेक करने आए थे उसके थोड़ी ही देर बाद वो पेपर वाला आया था। और वो पेपर वाला हमसे बोलता है कि जिस दिन तुम्हारा उस शख्स के साथ में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था मैं वही था, मैंने सब देख लिया था कि तुम कैसे उस लाश को अपनी डिक्की में रख रहे हो। और मोनू बोलता है कि सर अब वो पेपर वाला अपना मुंह बंद रखने के लिए हमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है और हमें शक है कि उस डिक्की में से बॉडी को भी गायब उस पेपर वाले ने ही किया होगा ताकि वो हमको ब्लैकमेल कर सके। और इसके बाद गौरव और दीपक ये दोनों पेपर वाले के वहाँ जाते, उसे डांटते और उसे पूछताछ करते हैं। और फिर वो पेपर वाला बताता है कि सर जब मैं उस रात उस रोड से निकल रहा था मैंने वहाँ पर क्रिश की बॉडी देखी गन के साथ में, और उसके जस्ट सामने ही एक और दूसरे शख्स का वो 3 लड़के गाड़ी से एक्सीडेंट कर देते हैं और उसकी लाश को डिक्की में रख के चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ से चला जाता हूँ। मैंने केवल पैसों के लालच में आपको आधा ही सच बताया था और मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने डिक्की में से बॉडी को गायब नहीं किया। और उसी वक्त दीपक को कंट्रोल रूम से कॉल आता है कि एक शख्स अपनी गाड़ी में से निकाल कर कुछ नदी में फेंक रहा है। तो दीपक और गौरव उसको फॉलो करने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही उनको वो व्हाइट कार दिख जाती है। तो वो उस व्हाइट कार को फॉलो करने लगते हैं, पर दीपक की गाड़ी अचानक से ही एक दूसरी गाड़ी में जाकर टकरा जाती है और इस कारण से उनकी गाड़ी पलट जाती है। और कार एक्सीडेंट के कारण दीपक और गौरव इन दोनों को बहुत सीरियस इंजरी आती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसी एक्सीडेंट के कारण दीपक अपना एक पाँव खो चुका था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर दीपक ये स्टोरी सुनाते टाइम थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो गुरु को बोलता है कि मैं आज तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाया। और इसके बाद दीपक सामान रखने के लिए अंदर जाता है, तभी उसको वही दोस्त का कॉल आता है। वो बोलता है कि मुझे माफ करना यार, गुरु आपसे मिलने नहीं आ पाया। और ये सुनने के बाद दीपक के पाँव में से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है कि जिसे मैं केस की कहानी सुना रहा हूँ वो गुरु है ही नहीं, तो फिर कौन है वो। और यहाँ पर धीरे से दीपक
दीपक अपनी पॉकेट में गन रख लेता है और गुरु के ऊपर तानते हुए पूछता है कि तुम कौन हो आखिर। और वो आदमी के पास भी गन होती है तो वह भी दीपक की तरफ गन करके उससे बोलता है कि काश तुम ये मुझसे पहले पूछ लेते। वो बोलता है कि मैं क्रिस का भाई हूँ और साथ में ही वो दीपक को बोलता है कि तुम आगे स्टोरी सुनाना कंटिन्यू करो। और फिर यहाँ पर दीपक बोलता है कि एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद मुझसे मिलने वैष्णवी आई थी और वैष्णवी मुझसे बोलती है कि सर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और इसी के साथ कहानी आती है फ्लैशबैक में और हमें वही एक्सीडेंट की रात दिखाई जाती है जहाँ पर वैष्णवी रात 11 बजे ज्योति के वहाँ आई थी क्योंकि उस दिन ज्योति का बर्थडे होता है। और वहीं पर उसे क्रिश और उसका दोस्त प्रेम मिलते हैं जो बाहर खड़े थे और क्रिश वैष्णवी को बोलता है कि हम ज्योति के दोस्त थे पर देखो ज्योति गेट नहीं खोल रही। और यहाँ पर वैष्णवी के पास एक दूसरी चाबी भी होती है तो वह चाबी खोलकर क्रिश और प्रेम को घर के अंदर ले लेती है। और जैसे ही ज्योति क्रिश को देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और उतने में ही क्रिश ज्योति के ऊपर बंदूक तान देता है और इससे यह पता चलता है कि क्रिश ज्योति को पसंद करता था और क्रिश ने ज्योति को कुछ दिन पहले प्रपोज भी किया था पर ज्योति उसको मना कर देती है। और क्रिश ने ज्योति को अपना नाम मोनू बताया था और ज्योति को भी यही छेड़ता था और ज्योति ने इसी मोनू के खिलाफ कंप्लेन लिखाई थी ना कि उस मोनू के खिलाफ। और क्रिश वैष्णवी को साइड में खड़े होने के लिए बोलता है। तभी उसी वक्त ज्योति का बीएफ राजीव आता है और क्रिश और प्रेम राजीव को बहुत मारते जिससे वह जख्मी हो जाता है। और इसके बाद क्रिश बड़ी ही बेरहमी तरीके से ज्योति का रेप कर देता है और प्रेम उनकी वीडियो बनाता है रेप करते समय। और उसके बाद प्रेम भी ज्योति का रेप करता है और रेप करने के बाद ये दोनों ज्योति को अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं और राजीव इन दोनों का पीछा करता है। और यहाँ पर गाड़ी में भी प्रेम ज्योति का रेप करता रहता है और जैसे ही क्रिश गाड़ी में से बाहर निकलता है राजीव उसको पीछे से पकड़ लेता है। तभी क्रिश अपनी गन से राजीव पर हमला करने की कोशिश करता है पर यहाँ पर राजीव उसी की गन से उसको मार देता है। और ये सब देखकर प्रेम वहाँ से भागने लगता है और भागते वक्त तभी वो उन तीनों लड़कों की गाड़ी के सामने आ जाता है और भागते टाइम गाड़ी के सामने आ जाने के कारण प्रेम की वहीं पर डेथ हो जाती है। और जिससे हमें ये भी पता चलता है कि उन तीनों लड़कों ने जिसका एक्सीडेंट किया था वो प्रेम ही था। और ये सब राजीव दूर खड़ा होकर सब देख रहा था तो वो तीनों लड़कों का पीछा करता है और उन लड़कों के घर के अंदर जाने के बाद राजीव उनकी गाड़ी में से लाश निकाल लेता है और प्रेम की बॉडी को वो अपनी गाड़ी में रख लेता है। और साथ में ही प्रेम की पॉकेट में से वो मोबाइल फोन भी निकाल लेता है जिसमें ज्योति की वीडियो थी। और इसके बाद वो वैष्णवी को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम पुलिस को कॉल करना कि ज्योति मिसिंग है। साथ में ही पुलिस को बोलना कि मैं यहाँ 6:45 पे आई हूँ और जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी तुम ज्योति को लेकर नासिक आ जाना और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर दीपक उस आदमी से बोलता है कि मुझे पता है तुम क्रिश के भाई नहीं हो क्योंकि क्रिश तो अपनी फैमिली में इकलौता लड़का था। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं क्रिश का भाई नहीं हूँ, दरअसल मैं तो गौरव हूँ। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं जब दीपक उस कार को फॉलो कर रहा था तो दीपक के साथ में गौरव भी था और साथ में गौरव ने उस खूनी का चेहरा यानी राजीव का चेहरा देख लिया था। पर उस एक्सीडेंट में गौरव का चेहरा बुरी तरीके से जल गया था और साथ में ही वो 5 साल के लिए कोमा में चले गया था। पर गौरव डॉक्टर के द्वारा जल्दी से ठीक हो जाता है और साथ में डॉक्टर्स उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी कर देते हैं। और जब दीपक ये सब सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। वह गौरव से बोलता है कि तुम मुझे पहले ही बता देते कि मैं गौरव हूँ तो मैं तुम्हें इतना केस डिटेल में नहीं बताता। तो गौरव बोलता है कि यही पूछने के लिए मैं तुम्हारे वहाँ 10 दिन पहले आया था पर वहाँ पर मैंने जो देखा मैं वो देखकर शॉक हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो खूनी राजीव वो तुमसे बात कर रहा है और यहाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि राजीव और कोई नहीं दीपक का बेटा होता है। और साथ में गौरव बोलता है कि उस कार का पीछे करते समय तुमने भी राजीव का चेहरा देख लिया था और जब तुमने देखा कि तुम्हारा बेटा ही खूनी है तो तुमने उसकी जान बचाने के लिए जानबूझकर तुमने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया ताकि तुम्हारा बेटा बच जाए। और साथ ही में गौरव गुस्सा करते हुए बोलता है कि इस चेहरे के जिम्मेदार भी तुम ही हो। और ये बोलकर वो दीपक को गोली मार देता है और उतने में ही वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं तो वो भी गौरव को गोली से मार देते हैं। और मूवी के एंड में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि राजीव बार बार अपने फादर को कॉल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको ये सब बता सके पर दीपक का फोन डिस्चार्ज होने के कारण वह अपने फादर को ये सब नहीं बता पाया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और साथ में ही मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने 500 सब्सक्राइबर का एम रखा है तो चलो फिर सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।